हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है हेरर-डॉमर मॉडल। शुरू करने से पहले बता दूं कि बाकी मॉडल्स के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जैसे-जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स अपलोड करूंगा, वैसे-वैसे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में टाइम टू टाइम चेंज करता रहूंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और लॉन्ग क्वेश्चन में जिस हिसाब से आएगा मैंने उस हिसाब से लिखा हुआ है। अगर पेशेंस है तभी आप ज़्यादा देखना। अगर आपको 5-7 मिनट में मॉडल खत्म चाहिए तो वो ये नहीं हो सकता। हेरोडोमर बहुत लंबा होता है। The modern interest in growth theory is initiated by हैरड एंड डॉमर्स मॉडल। जो भी मॉडर्न इंटरेस्ट, जो नए जमाने का इंटरेस्ट बना ग्रोथ थ्योरीज के अंदर, वो हैरड और डॉमर ने जो उनके मॉडल्स हैं उनमें दिखता है। ठीक है, बोथ ऑफ दीज एमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स आर कंसर्न विद द ग्रोथ एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो भी इनके मॉडल्स हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमीज पे बेस्ड है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज पे बेस्ड नहीं है। They try to explain the requirements of steady growth in an economy. इनके मॉडल्स में ये पता लगता है कि अगर हमने अपनी कंट्री को या इकोनॉमी को स्टेडी ग्रोथ पे लेके आना है या लगातार मेंटेन करना है तो क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। Both want to drive the rate of income growth that will provide a dynamism in the path of equilibrium from time to time. दोनों के मॉडल्स जो है वो इस हिसाब से ड्राइव करते हैं इनकम को, कि इनकम ग्रोथ इस हिसाब से होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम का जो पाथ है वो टाइम टू टाइम मेंटेन किया जा सके, मतलब स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अटेन किया जा सके। हैरड एंड डॉमर हैव अटेम्प्टेड टू फॉर्मुलेट अ डायनेमिक एक्सटेंशन ऑफ द केनेजियन सिस्टम। जो कीन्स की थ्योरी है उसी को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके इन्होंने अपने मॉडल्स निकाले हुए हैं। ठीक है, हैरड एंड डॉमर असाइन अ की रोल टू इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों ने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दे डिफाइन द इन्वेस्टमेंट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डुअल करेक्टर। उन्होंने कहा जो इन्वेस्टमेंट है उसका दोहरा करेक्टर है, दो करेक्टर्स हैं, डबल फेस्ड है। फर्स्टली इट जनरेट्स इनकम एंड सेकेंडली इट ऑगमेंट्स the productive capacity in of the economy by increasing the capital stock। ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट से डबल चीजें हो जाती हैं। एक तरफ तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट था जो केन्स कहता है, और दूसरी तरफ ये कहते थे कि इन्वेस्टमेंट के करने से जो नई नई मशीनें आएंगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी इकोनॉमी की और कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। The former may be regarded as the demand effect and the later is the supply effect of the investment। जो इनकम बढ़ेगी उसको डिमांड इफेक्ट में कह दिया कि भाई इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड वगैरह करेंगे, और जो लेटर इफेक्ट, जो दूसरी बात थी, मशीनें वगैरह आएंगी तो सप्लाई इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, as long as investment is positive, real income and output will continue to grow। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव रहेगी हमारी जो रियल इनकम है एंड आउटपुट है वो बढ़ते रहेंगे। However, for maintaining a full employment equilibrium level of income through a series of years, it is needed that both real income and output should expand at the same rate as does the productive capacity of the capital and stock। सिंपल वर्ड्स में अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हमें रियल इनकम एंड आउटपुट को भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम रेट से बढ़ाना पड़ेगा। Thus, if full employment is to be maintained in the long run, net investment should expand continuously। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को लगातार मेंटेन करना है तो नेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। दिस अगेन रिक्वायर्स कंटिन्यूस इंक्रीज इन द रियल इनकम एट अ रेट दैट कैन सपोर्ट फुल कैपेसिटी यूज ऑफ एन एवर इंक्रीजिंग कैपिटल स्टॉक। तो सिंपल वर्ड्स में बात घुमा फिरा के वही होगी कि अगर लगातार हमने अपनी इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पे बढ़ाना है तो हमें रियल इनकम ऐसे रेट पे बढ़ानी चाहिए, मतलब डिमांड साइड के फैक्टर्स या रियल इनकम इस हिसाब से बढ़ानी चाहिए जिस हिसाब से कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, मतलब डिमांड साइड सप्लाई साइड में बराबरी रखनी चाहिए। दिस रिक्वायर्ड रेट ऑफ इनकम ग्रोथ मे बी कॉल्ड द वारंटेड ग्रोथ या वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और द फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट। तो इस रेट को वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया है जो हैरड का मॉडल है उसमें। ठीक है, तो ये तो थी इंट्रोडक्शन। अब चलिए हैरड का मॉडल शुरू करते हैं। सर रॉय हैरड ने क्या कहा था, तो हल्का सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में। सर रॉय F. Harrod has shown in his model how steady state growth may occur in the economy। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से steady state growth इकोनॉमी में आ सकती है। He is the pathfinder of the trend of macroeconomic single factor dynamic models of economic growth। तो वो एक पाथ फाइंडर थे, मतलब उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि भाई कैसे सिंगल सेक्टर को लेके कैसे जो है डायनेमिक मॉडल्स को प्रिपेयर किया जाता है।
His model deals with developed countries which have already attained full employment. बल्कि दोनों के मॉडल्स तो डेवलप कंट्री से डील करते थे, हैरेड के भी और डॉमर के भी, जिन्होंने ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन की हुई है. बेसिकली मॉडल था कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट तो अटेन कर दिया, अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या टेंशन लें, क्या क्या करें, समझ गए बात. Harrod model explains the way to maintain full employment. वही बात दोबारा आ गई. In this model, the theory of multiplier has been integrated with the theory of accelerator. तो इनके जो मॉडल्स हैं इनमें एक्सेलेरेशन प्रिंसिपल और जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है केन्स के, इनको काफी ज्यादा इंटर रिलेशन में इंटीग्रेट करके डिस्कस किया गया है. अब थ्योरी के बाद आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद आपको assumptions तो लिखनी पड़ेंगी. Harrod model is based on the following assumptions. Number 1, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होंगे. अगर आपको नहीं पता कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका भी. द लेवल ऑफ एक्स एन टी क्या होता है, प्लान्ड एक्स एन टी एग्रीगेट सेविंग्स इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट इनकम. तो बेसिकली दिमाग से सोचो, ये जो सेविंग है और इनकम की जो प्रोपोर्शन है उसे तो एपीएस कहते हैं ना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. तो इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम पे एपीएस कांस्टेंट रहनी चाहिए. कैपिटल आउटपुट एंड लेबर आउटपुट रेशो वो भी कांस्टेंट रहनी चाहिए. ओवरऑल इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस न्यूट्रल है. बाद में क्रिटिसाइज करेंगे भाई टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया, समझ गए बात. The entrepreneurs wish to undertake investment which in turn depends upon the pace of increase in output. तो ये तो रियलिस्टिक सी assumption है कि वही इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस हिसाब से पेस ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट होगा, ये तो रियलिस्टिक है, ठीक है. अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल, मॉडल को एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने लिखना है द हैरड मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 डिस्टिंक्ट रेट्स ऑफ ग्रोथ. अलग अलग 3 रेट ऑफ ग्रोथ है. नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स में अलग से भी आ सकती है, एक्चुअल ग्रोथ रेट. अकॉर्डिंग टू हैरड, एक्चुअल ग्रोथ रेट at a given period of time is the ratio between increase in production and total production. प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज आया डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, इसकी जो रेशियो होती है उसे एक्चुअल ग्रोथ रेट कहा जाता है. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. इस मॉडल में इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको लिखनी ही पड़ेंगी. जी सी इज इक्वल्स टू स्मॉल एस. जी क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट एट अ गिवन टाइम पीरियड. एक गिवन टाइम पीरियड में आउटपुट कितना ग्रो करती है, दैट इज जी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द टोटल इनकम. दैट इज चेंज इन इनकम मतलब डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई. यहाँ पे इनकम को आउटपुट से रिलेट किया गया है, समझ गए बात, क्योंकि पहले भी हमने कहा था इनकम आउटपुट बराबर होनी चाहिए. अब सी क्या है, सी इज द नेट एडिशन टू कैपिटल एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. मतलब रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. समझ गए बात कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया. जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो कैपिटल में चेंज आता है ना, तो जो भी कैपिटल में चेंज आया डिवाइडेड बाय जो आपका इनकम में चेंज आया. समझ गए बात. तो जी और सी तो पता लग गया. स्मॉल एस तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, दैट इज सेविंग ओवर इनकम. तो ये जो ऊपर फॉर्मूला था जी सी इज इक्वल्स टू स्मॉल एस, तो जी की जगह जी का फॉर्मूला लिख दिया, सी की जगह सी का फॉर्मूला लिख दिया और स्मॉल एस की जगह एपीएस जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है उसका फॉर्मूला लिख दिया. तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये जो डेल्टा वाई और डेल्टा वाई है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आई बाय वाई रह जाएगा और यहाँ पे तो एस बाय वाई है और नीचे जो वाई वाई है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर आ जाएंगी. ये कंडीशन है. द अबव इक्वालिटी मींस दैट टू अचीव डायनामिक इक्विलिब्रियम देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन एक्सपोज सेविंग्स एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट. जो बाद में जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में जो हुई है उनमें बराबरी होनी बहुत जरूरी है अगर हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है. नेक्स्ट आ जाता है वारंटेड ग्रोथ रेट. अब ये वारंटेड ग्रोथ रेट क्या है, इसको समझ लेना अच्छे तरीके से, ये 2 मार्क्स में अलग से भी आ सकता है. अकॉर्डिंग टू हैरड, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ इज दैट रेट एट विच प्रोड्यूसर्स विल बी कंटेंट विद व्हाट दे आर डूइंग. मतलब वो पूरे सेटिस्फाइड होंगे, जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो पूरी तसल्ली रखेंगे कि भाई हमने बड़ा अच्छा काम किया है. इट इज द एंटरप्रेन्योरल इक्विलिब्रियम. इस सिचुएशन को एंटरप्रेन्योरल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है. एट वारंटेड ग्रोथ रेट, डिमांड इज हाई इनफ फॉर द बिजनेसमैन टू सेल व्हाट दे हैव प्रोड्यूस्ड एंड दे विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एट द सेम परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ. तो वारंटेड ग्रोथ रेट में मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि जो भी प्रोड्यूसर बनाता है सारा का सारा माल बिक जाता है. समझ गए बात. So it is the path on which demand and supply of goods and services will remain in equilibrium given the propensity to save. तो जो भी हमें propensity to save की वैल्यू होगी उसके हिसाब से भी देखा जाए तो डिमांड और सप्लाई का जो पाथ है वो इतना अच्छा होगा कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी सप्लाई हो रही है, वो सारी की सारी डिमांड हो जाएगी, सारा माल बिक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं. द इक्वेशंस ऑफ
जो वारंटेड ग्रोथ रेट इज गिवन एज अंडर। तो फॉर्मूला इसका गिवन है GW मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट, CR जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए इज इक्वल टू स्मॉल एस। स्मॉल एस तो मैं आपको बता चुका हूँ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, तो नीचे आपको पेपर में लिखना जरूरी है तभी तो पेज भरेंगे ना। तो GW इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट, CR इज कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट वारंटेड ग्रोथ रेट एंड स्मॉल एस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। To achieve the stable equilibrium of an economy, it is necessary कि एक्चुअल ग्रोथ रेट को और वारंटेड ग्रोथ रेट को बराबर किया जाए। एंड जो वहां पे जो पुरानी इक्वेशन में ये जो C था, ये वाला C और यहाँ पे जो CR है, इनको भी आपस में बराबर किया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, GW मतलब वारंटेड ग्रोथ रेट इंटू CR कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू स्मॉल एस। और अगर मैंने GW निकालना है तो CR इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वारंटेड ग्रोथ रेट का। द अबव इक्वेशन इंप्लाइज दैट इफ फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज टू बी मेंटेन्ड, income must grow at the rate of S divided by CR annually। तो ये जो APS है डिवाइडेड बाय कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट ग्रोथ रेट, इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा इस रेट से हमारी इनकम को एनुअली बढ़ना पड़ेगा अगर हमने वारंटेड ग्रोथ रेट को मेंटेन करना है। थर्ड, नेचुरल ग्रोथ रेट। ये भी अलग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हैरड नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ या नेचुरल ग्रोथ रेट एक ही बात है, इज द ट्रेंड इन प्रोडक्शन विद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नो इन्फ्लेशन। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगी, मैन एंड मटेरियल, और कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होगी। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ इज डिटरमिन्ड बाय द मैक्रो वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स। तो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ को डिटरमिन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स करते हैं, जैसे पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज या कैपिटल इक्विपमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, ये चीजें डिटरमिन करती हैं कि नेचुरल ग्रोथ रेट कितनी हो पाएगी। नेचुरल ग्रोथ रेट इज द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। इसको मैक्सिमम ग्रोथ रेट भी कहा गया है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, अगर इकोनॉमी को पूरा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाएं तो जो भी ग्रोथ रेट होगी उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाएगा या नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाएगा। द मैक्रो वेरिएबल्स place a limit beyond which expansion of output is not feasible। तो मैक्रो वेरिएबल्स बताते हैं कि एक लिमिट तक आप वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं है रिसोर्सेज। दिस लिमिट इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग। इस लिमिट को फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग कहते हैं, इसके बियॉन्ड इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती। देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, सारे बंदे या फिर मैन एंड मटेरियल फुल एम्प्लॉयमेंट पे होंगे। इट इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट which an economy can achieve with its available natural sources and is denoted by GN। तो जो भी मैं दोबारा वही चीज बोली जा रहा हूँ, आप भी कहोगे आपको पता ना पेज भरने भी तो पड़ते हैं ताकि लॉन्ग क्वेश्चन में हम इसे लिख पाए। तो ये मैक्सिमम ग्रोथ रेट होगा जो इकोनॉमी अचीव कर सकती है अपने नेचुरल सोर्सेज को फुली इस्तेमाल करके। इसको GN से डिनोट किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन GN into CR is equals to or not equal to S। ठीक है, ये इक्वल टू APS हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। Where GN is the natural growth rate, CR is capital required to maintain that growth rate, and small s क्या होता है, APS जिसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग इनकम की रेशियो। अब आ जाता है भाई इक्विलिब्रियम कब है। अकॉर्डिंग टू हैरड द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज द वन वेयर ऑल द 3 ग्रोथ रेट्स आर इक्वल। मतलब एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट। अब आपने क्या करना है, इसका साइड पे डायग्राम बनाना है और साइड पे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इस साइड ग्रोथ रेट लिख दिया, इस साइड टाइम लिख दिया। आपने एक कर्व बनानी है जो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, और जब भी हमारी पूरी इकोनॉमी में एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड और नेचुरल ग्रोथ रेट बराबर होंगी तो इस टाइप की शेप निकलेगी कर्व की। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। टाइम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस while the growth rate is shown on y axis। OS curve shows the steady state of growth कि ग्रो कर रही है इकोनॉमी लगातार। ठीक है, it shows the equality between actual growth rate, warranted growth rate and natural growth rate। when these growth rates are equal there is an imbalance in the system। उल्टा बोल गया, when these growth rates are equal तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा, और अगर they are not in equilibrium तो मतलब इक्वल नहीं है तो इकोनॉमी में या सिस्टम में इम्बैलेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसी के साथ एक और डायग्राम, ग्रोथ प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको साथ में लिखना बहुत जरूरी है। द गिवन फिगर डेमोन्स्ट्रेट्स द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ हैरड्स मॉडल। ठीक है, तो इस साइड मैंने लिखे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इस साइड लिखे हुए हैं इनकम। ठीक है,
तो आपने ये पेपर में लिखोगे तो थोड़े पेज भर जाते हैं. इनकम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस वाइल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज शोन ऑन वाई एक्सिस. ओएस इज द सेविंग लाइन. ये जो ओएस है ये सेविंग लाइन है, सेविंग कर्व है. दिस इंडिकेट्स द लेवल ऑफ सेविंग्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम. कि अलग अलग लेवल्स ऑफ सेविंग कितने होंगे अलग अलग लेवल्स ऑफ इनकम पे. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. द स्लोप ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इक्वालिटी बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस. इसकी जो स्लोप है ये दिखाती है हमें कि एपीएस और एमपीएस इस लाइन पे बराबर हैं. एपीएस क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. और एमपीएस क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. द स्लोप ऑफ y1 l1 y2 l2 y3 l3, ये जो है ये वाली y1 l1 y2 l2 एंड y3 l3, इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ. दे रिप्रेजेंट्स द कैपिटल आउटपुट रेशियो. ये हमें बताती है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है. इनिशियली द इनकम इज OY1. फॉर एग्जांपल इनकम है OY1, ठीक है. इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली देखें तो S1Y1 इज द सेविंग. सेविंग कितनी कर रहे हैं? इतनी. S1Y1, ठीक है. By investing these savings, income would increase by Y1 Y2. जब भी हम ये सेविंग लगाते हैं तो पहले हमारी इनकम थी OY1, अब हमारी इनकम होगी OY2. मतलब इनकम इतने से बढ़ गई ना, तो जब इनकम इतने से बढ़ जाएगी तो सेविंग भी तो इतने से बढ़ जाएगी. अब नई इनकम पे हमारी सेविंग होगी S2Y2. समझ की बात? वही चीज लिखी है एक्सप्लेनेशन में. एट OY2 लेवल ऑफ इनकम सेविंग वुड राइज टू S2Y2. दिस वुड स्टिमुलेट द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम. इससे क्या हुआ? जो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई और इनकम भी बढ़ गई. इनकम वुड नाउ बी OY3. अब सेविंग ज्यादा करेंगे और ये इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम OY3 तक बढ़ जाएगी. जब ये बढ़ जाएगी तो सेविंग भी बढ़ जाएगी. सेविंग बढ़ेगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम और बढ़ जाएगी, जिससे सेविंग और बढ़ जाएगी. समझ गई ना बात? At OY3 level of income, saving would be S3Y3. Again, investing these savings, there would be further rise in the income, and this process will continue in this repetitive manner. ऐसे ही चलता रहेगा ये प्रोसेस. समझ गए बात? तो एक तो ये डायग्राम हो गया. अब आपको अलग से अगर मॉडल आता है हेरेड का, तो आपने इंटरेक्शंस भी लिखनी है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट में जब इंटरेक्शंस होती हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलते हैं. अगर अलग से क्वेश्चन आता है, अगर अलग से नहीं आता तो आप ये पार्ट को स्किप भी कर सकते हो. टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इट इज नेसेसरी दैट जो तीनों ग्रोथ रेट्स हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, बराबर होनी चाहिए. बट दिस इज नाइफ एज इक्विलिब्रियम एंड देयर कैन बी डेविएशंस फ्रॉम द स्टेडी पाथ. ठीक है. और ये नाइफ एज इक्विलिब्रियम है, मतलब काफी रेयर इक्विलिब्रियम है और हमेशा इधर उधर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा. डेविएशंस, द डेविएशंस और इम्बैलेंसेस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. या फॉलोइंग मैनर में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला पॉइंट आ जाता है व्हेन नेचुरल ग्रोथ रेट is greater than warranted growth rate. Very important. When natural growth rate is greater than warranted growth rate, then the actual growth rate would exceed warranted growth rate for most of the time, and there would be tendency for cumulative boom and full employment. तो जब भी नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा होगी वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो ये होगा ही होगा कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी और इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, सप्लाई हाई हो जाएगी, इकोनॉमी में एक टाइप का बूम आ जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी. सच अ सिचुएशन विल क्रिएट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड. इसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा इकोनॉमी में, काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाएंगी. तो जो सी है, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट इक्वेशन में सी था, वुड बी लेस देन CR. जो सी है वो CR से कम हो जाएगा. ठीक है ना, जो कैपिटल रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट ग्रोथ रेट थी. इन सच अ सिचुएशन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन वुड बी लेस देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. तो जो कैपिटल फॉर्मेशन की जो ग्रोथ रेट है, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ रेट है, वो कम रह जाएगी और पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. कैपिटल बिकम्स इनसफिशिएंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. तो कैपिटल अगर कम पड़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, तो सबको जॉब्स नहीं मिलेंगी. कंसिक्वेंटली अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स. तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड profits are high since desired investment is greater than the realized investment. To check this trend, savings should be encouraged as these would ensure highly level of employment. यहाँ high level आना चाहिए था, रुको 2 मिनट. high level of employment without inflationary pressures. तो इसमें सेविंग्स को चेक करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए. ठीक है. और
इन्वेस्टमेंट को अगर कुछ ज्यादा कर देंगे ऑप्टिमल लेवल तक तो ठीक है, कुछ ज्यादा कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन भी आ सकता है। इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो किया हुआ है। ये जो कर्व है वो नेचुरल ग्रोथ रेट की है और ये जो है वारंटेड ग्रोथ रेट की है। तो जब भी नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा होगा और वारंटेड ग्रोथ रेट कम होगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ जाएंगे। ये शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। द गिवन फिगर शोज द सिचुएशन ऑफ इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्या था कि भाई नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगी। नेचुरल ग्रोथ रेट कर्व GN curve is above the GW, मतलब warranted growth rate curve, indicating that the natural growth rate is higher than the warranted growth rate. Hence, the growth rate of labor supply is higher than the growth rate of capital. लेबर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल जो है वो कम रह जाएगी। इम्बैलेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द नेट कॉन्सिक्वेंसेस। तो इकोनॉमी में इम्बैलेंस आ जाएगा, इक्विलिब्रियम के पाथ से डेविएट हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। समझ गए बात। नेक्स्ट इससे उल्टा चलते हैं। व्हेन नेचुरल ग्रोथ रेट इज लेस देन वारंटेड ग्रोथ रेट, जब नेचुरल ग्रोथ रेट कम होगा और वारंटेड ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तब क्या होगा, इससे उल्टा होगा, ठीक है। इकोनॉमी में बूम की जगह रिसेशन डिप्रेशन आ जाएगा, उल्टी सिचुएशन। व्हेन नेचुरल ग्रोथ रेट इज लेस देन वारंटेड ग्रोथ रेट देन actual growth rate lies below the natural growth rate for most of the time and there would be tendency for cumulative recession। तो जो ऊपर सिचुएशन थी उसको आप लिख सकते हो कि इस सिचुएशन में जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी नेचुरल ग्रोथ रेट से, जिसकी वजह से रिसेशनरी सिचुएशन आ जाएंगी। अ डाउनवर्ड ट्रेंड वुड रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन। जब रिसेशन आ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगी जिसकी वजह से डिप्रेशन भी आ सकता है। द एंटरप्रेन्योर्स गेट डिप्रेस्ड ओवर द फैक्ट दैट they want a higher rate of growth but the circumstances do not permit them। वो ग्रोथ रेट ज्यादा करना चाहते हैं मगर सिचुएशन ही ऐसी है कि इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन आया हुआ है। दिस इंप्लाइज द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर सप्लाई। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कैपिटल फॉर्मेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है और जो लेबर सप्लाई है वो उस हिसाब से मिल नहीं पाती, और जब इनकम नहीं जनरेट होंगी तो लोग खाएंगे क्या, तो डिमांड गिर जाएगी। There would then be excess capacity in the system में excess capacity रहेगी। This adversely affects the investment as entrepreneurs would not be willing to undertake fresh investment। और डिमांड नहीं है तो फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके क्या करेंगे। Consequently, there would be a setback to the rate of capital formation causing depression in the system। तो इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन गिर जाएगी जिसकी वजह से इकोनॉमी में रिसेशन डिप्रेशन आ सकता है या आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिप्रेशन वारंटेड ग्रोथ रेट वुड फॉल शॉर्ट ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट। डिप्रेशन की वजह से वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से भी गिर जाएगी। हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट वारंटेड ग्रोथ रेट रिमेन्स हायर देन द नेचुरल ग्रोथ रेट। ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट से हाई हो जाए। इसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया है। एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे ग्रोथ रेट दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर टाइम इज शोन ऑन एक्स एक्सिस व्हाइल द ग्रोथ रेट इज शोन ऑन वाई एक्सिस। GN कर्व जो है वो नेचुरल ग्रोथ रेट दिखाती है और GW वारंटेड ग्रोथ रेट दिखाती है, ठीक है। GW राइजेस स्टीपली टू बिगिन विद। GW पहले तेजी से बढ़ती है ऊपर, देखा ना आपने, यहाँ से तेजी से स्पीड ज्यादा है इसकी। बट एज इट अप्रोचेस टू नेचुरल ग्रोथ रेट इट्स स्टीपनेस इज चेक्ड। जैसे ही वो इसको टच करती है, अप्रोच करती है, उसकी जो तेजी है उसको चेक कर लिया जाता है, ठीक है, उस पर चेक आ जाता है। दिस इज बिकॉज वारंटेड ग्रोथ रेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन नेचुरल ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट किसी भी सिचुएशन में नेचुरल ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे इकोनॉमी अपने फुल लेवल पे काम कर रही है। समझ की बात। इन दिस सिचुएशन देयर वुड बी एक्सेस कैपेसिटी टू चेक द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन as such the growth rate, and also there are the trade cycles in the system and the steady state of growth is also violated। सिंपल वर्ड्स में जैसे इस पे टच करने जाएगी तो इस पे काफी चेक आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट लेवल इतने हाई नहीं रहेंगे और जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये इसी तरीके से ऐसे ऐसे बार बार चेक होती रहेगी मगर नेचुरल ग्रोथ रेट से कम रहेगी। However, डाउनवर्ड ट्रेंड कैन नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली। अगर ये यहाँ से नीचे को आ भी जाता है तो ये हमेशा कंटिन्यू नहीं रहेगा, ये ऐसे करके ऐसे बढ़ता रहेगा। समझिए बात, ठीक है। द रीजन इज दैट लोअर लिमिट ऑफ जो डिप्रेशन है, जो लोअर लेवल ऑफ डिप्रेशन है, इस पे लिमिट होती है एक कंजम्पशन लेवल की, कि इकोनॉमी एक लेवल से नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि जो लोएस्ट कंजम्पशन लेवल है वो तो मिनिमम कंजम्पशन लेवल है, वो तो करना ही है इकोनॉमी ने। द कंजम्पशन कैन नॉट फॉल बिलो अ मिनिमम लेवल, जो मैंने अभी बात की थी। द एंटरप्रेन्योर्स मे नॉट रिड्यूस फिक्स्ड कैपिटल इन द होप that future might entail
ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगातार करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, आने वाले टाइम पे इससे भी ऊपर इकोनॉमी जा सकती है। These two factors would gradually start recovery and economy would experience upward trend. तो इकोनॉमी, ये सिचुएशंस लगातार नहीं चलेंगी तो इकोनॉमी एक लेवल के बाद अपवर्ड ट्रेंड या फिर रिकवरी स्टार्ट कर देगी। थर्ड सिचुएशन इन्होंने डिस्कस की है कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है और वारंटेड ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होता है तो आपको पता है वारंटेड ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट बराबर होते हैं। इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट इज मोर देन वारंटेड ग्रोथ रेट, द ग्रोथ रेट ऑफ इनकम बीइंग ग्रेटर देन द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट। तो इनकम का ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया, इनकम तेजी से बढ़ रही है और आउटपुट इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही, मतलब डिमांड फॉर आउटपुट वुड एक्सीड द सप्लाई ऑफ आउटपुट एंड द इकोनॉमी वुड एक्सपीरियंस इन्फ्लेशन। भाई लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई, आउटपुट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़े नहीं, तो इससे इन्फ्लेशन आ जाएगी। ग्रोथ वुड नॉट बी स्टेबल, मतलब अनस्टेबिलिटी तो फिर भी होएगी ना, तो ये तो स्टेबिलिटी नहीं हुई। अकॉर्डिंगली हैरेड was of the view that it is difficult to maintain the steady state of growth। तभी तो वो कहते थे नाइफ एज इक्विलिब्रियम है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इससे उल्टी सिचुएशन, जिसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट इज लेस देन वारंटेड ग्रोथ रेट है। इसमें उल्टी सिचुएशन आ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा। इफ एक्चुअल ग्रोथ रेट इज लेस देन वारंटेड ग्रोथ रेट, the growth rate of income will be less than growth rate of output. In Keynesian terminology, there would be deficiency of demand and economy would face the problem of production and प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड डिफ्लेशन। तो माल ज्यादा बन जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड इतनी है नहीं, इसकी वजह से जो है डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगी, जिसकी वजह से डिफ्लेशन आ जाता है। अंडर दिस सिचुएशन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल वुड बी ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। पैसा ज्यादा हो जाएगा और डिमांड इतनी रहेगी नहीं। द लार्जर द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट वुड रिड्यूस द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी इन द लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड में देखें तो कैपिटल ज्यादा हो जाएगी और कैपिटल को इन्वेस्ट करने की एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट तो गिरनी है। सिमिलरली डिक्लाइन इन एमईसी वुड लीड टू डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे डिप्रेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी फैल जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी वुड नॉट बी स्टेबल। फिर से वही बात कि नाइफ एज हो जाएगा और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबल नहीं रहेगी। बोल बोल के गला बैठ गया। नेक्स्ट आ जाता है डॉमर मॉडल। तो ये तो था हैरेड मॉडल, अब हम डिस्कस करेंगे डॉमर मॉडल क्या है। तो प्रोफेसर एफ डी डॉमर ऑफ द MIT USA has presented his model mainly in relation with the problems and experiences of industrially developed economies। जो industrialized economies हैं उनकी डेवलपमेंट को दिखाने के लिए कि उनकी स्टेडी स्टेट ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उनके ऊपर ये दो मॉडल्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ऐसे उन्होंने अपनी बुक जो लिखी थी उसका नाम लिखा हुआ है एसेज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अकॉर्डिंगली फिर से बोलता, अकॉर्डिंग टू हिम नेट इन्वेस्टमेंट हैज ड्यूल रोल। जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसके दो रोल है। इट एड्स टू प्रोडक्शन कैपेसिटी, नंबर वन वही वाली बात जो पहले की थी, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और नंबर टू इससे इनकम बढ़ती है। Dormer was also concerned with the income growth required for fuller utilization of a growth capital stock with the dual condition of full employment and stable prices। तो उन्होंने ये कहा था कि इनकम की ग्रोथ होनी चाहिए और इनकम की ग्रोथ के लिए फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्टॉक होना चाहिए और फुल एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉमर the economy will be said to be in equilibrium when its productive capacity is equal to national income। फिर से वही बात, प्रोडक्टिव कैपेसिटी और इनकम बराबर होने चाहिए देश के, तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। तो यही बात तो हैरेड भी कहते थे, इसलिए तो दोनों के मॉडल को इकट्ठा पढ़ा जाता है। डॉमर मॉडल इज एन अटेम्प्ट टू डिटरमिन द रेट एट विच इन्वेस्टमेंट मस्ट इंक्रीज इन एन इकोनॉमी इफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन आर टू बी मेंटेन्ड। उन्होंने ये बताया था मॉडल में कि इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से बढ़नी चाहिए ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को मेंटेन किया जा सके और वेरियस प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सके। तो यही बताता है कि अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज को डेवलपमेंट के पाथ में रखना है या स्टेडी स्टेट ग्रोथ रखनी है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताया था। अब इनकी assumptions, Dormer model is based on the following assumptions. Number one, there is an initial full employment level of income which has already been achieved। उन्होंने पहले ही assumption ले ली कि full employment level of income होगी, full employment होगा जो पहले से हम achieve कर चुके हैं। There is
अ फ्री इकोनॉमी विद नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा था एपीएस और एमपीएस बराबर होंगी। द प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल कॉफिशिएंट्स जो है वो भी कांस्टेंट रहेंगे। फिर उन्होंने कहा देयर इज इंस्टेंटेनियस एडजस्टमेंट, टाइम लैग नहीं होगा, जो भी कोई पॉलिसी आई वो फटाफट से मतलब जो भी कोई प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके इमीडिएट इफेक्ट्स होंगे, कोई टाइम लैग नहीं होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिशिएटेड एसेट्स, ये भी ठीक है। देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कैपिटल, बाद में इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई शॉर्टेजेस तो होती हैं कैपिटल की भी, इवन अमेरिका इतना डेवलप है फिर भी लोन मांगने चला जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग रेफर्स टू सेम टाइम पीरियड। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम इज क्लोज्ड वन, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात ही नहीं हो रही, तो इससे भी उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। अब आ जाता है एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडल। डोमर मॉडल कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। नंबर वन, डिमांड साइड। उन्होंने डिमांड साइड में मल्टीप्लायर की हेल्प ली थी। द डिमांड साइड इज एक्सप्लेन्ड बाय केनेजियन मल्टीप्लायर। द डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, आपको पता है डिमांड इनकम पे डिपेंड करती है। चेंज इन इनकम इज इटसेल्फ change in income is itself a function of change in investment multiplied by the value of multiplier, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे तो इनकम कई गुना बढ़ जाएगी, कितने गुना बढ़ेगी वो मल्टीप्लायर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट increases the national income and vice versa। फिर से वही बात, the effective demand is inversely related to MPC। ये मल्टीप्लायर में था ना, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, तो मल्टीप्लायर और MPC का तो इनवर्स रिलेशन है, वही बात बताइए। एनी इंक्रीमेंट इन MPS विल डिक्रीज द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। अगर सेविंग्स का लेवल बढ़ेगा तो खुद सोचो डिमांड तो गिरेगी ना, और अगर कंजम्पशन का लेवल बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के साथ उसका मल्टीप्लायर के साथ नेगेटिव रिलेशन है, वो बताया हुआ है। तो मतलब कीन्स का मल्टीप्लायर जो है उसको इस्तेमाल किया गया। डॉमर इन हिज मॉडल हैज टेकन द हेल्प ऑफ इक्वेशन ओरिजिनली गिवन बाय के कुरिहारा। उन्होंने कहा था वाईडी मतलब डिमांड साइड, मतलब जो डिमांड साइड में जो नेशनल इनकम है इट इज इक्वल्स टू 1/अल्फा इनटू कैपिटल आई। अब ये होता क्या है, दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स द डिमांड साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वाईडी होता है लेवल ऑफ नेशनल इनकम और लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और जो ये जो अल्फा है उसको एमपीएस से डिनोट किया गया है, और ये जो कैपिटल आई है इसको नेट इन्वेस्टमेंट से, विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द रियल कैपिटल। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी रियल कैपिटल भी उतनी बढ़ जाएगी। तो ये थी डिमांड साइड की इक्वेशन। अब आ जाती है सप्लाई साइड की इक्वेशन। द सप्लाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सप्लाई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सप्लाई ऑफ आउटपुट जिसको YS कहा गया है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड्स अपॉन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? दे आर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल जिसको स्मॉल सिग्मा से डिनोट किया गया है, एंड द अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल जिसको कैपिटल K से डिनोट किया गया है। Any increase or decrease in these factors will raise or reduce the supply of output। तो basically capacity of capital, productive capacity of capital and real capital का amount, इन दोनों पे जो supply side है output की वो depend करती है। तो नीचे मैंने लिख दिया this equation states the supply side of investment, YS क्या है level of productive capacity और the supply of full employment level, and small sigma जो है वो productivity of capital and capital K जो है वो real capital है। अब इक्विलिब्रियम कब होगा? इक्विलिब्रियम सबको पता है तब होता है जब डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं। तो यहाँ पे कह दिया कि जब भी डिमांड साइड सप्लाई साइड बराबर होंगी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो डिमांड साइड की इक्वेशन लिख दी, सप्लाई साइड की इक्वेशन लिख दी। अब ये जो नीचे जो अल्फा है ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट की इक्वेशन बन गई। इसका मतलब क्या है? अबव इक्वेशन एक्सप्लेन्स द कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट ग्रोथ एंड इट इज पॉसिबल इफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वेटेड विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसके बराबर होगा। तो फिर से पढ़ता हूं, इफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वेटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ सेविंग इनकम रेशियो जो अल्फा है, कैपिटल प्रोडक्टिविटी एंड कैपिटल स्टॉक, तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा तो स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अटेन किया जा सकता है। दिस एट दिस स्टेज द मॉडल नीड्स इंक्रीमेंट टू द डिमांड एज वेल एज द सप्लाई इक्वेशन। तो अगर हम डिमांड और सप्लाई में इंक्रीमेंट करके देखें, द इंक्रीमेंटल फॉर्म ऑफ जो डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीमेंटल मतलब दोनों में चेंज आता है, और अगर वाईडी वाली साइड में चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, और अगर सप्लाई साइड वाली चेंज आएगा तो यहाँ कैपिटल में चेंज आएगा। तो आपको पता है जो भी कैपिटल में चेंज होता है वो तो इन्वेस्टमेंट ही होता है, तो ये चेंज इन कैपिटल की जगह मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट इस इक्वेशन में। तो अगर ये दोनों का चेंज बराबर है तभी इक्विलिब्रियम रह सकता है ना, स्टेडी स्टेट ग्रोथ। तो अब YD वाली चेंज वाली इक्वेशन यहाँ लिख दी, YS वाली ये जो बनी थी वो यहाँ लिख दी, समझ गए बात? अब ये जो इन्वेस्टमेंट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया, और ये जो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। द अबव इक्वेशन स्टेट्स
दैट द ग्रोथ रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, जो नेट इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट है, मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एमपीएस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो मतलब डेल्टा आई बाय divided by I should be equal to small sigma into alpha. Hence the necessary condition to maintain steady state growth is this condition. वही जो ऊपर लिखी है वही यहाँ पे दोबारा लिख ली। अब इसी चीज को ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम दिया हुआ और यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट सेम चीज। इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। In the given figure, income is shown on x-axis while the saving and investment are shown on y-axis. OS indicates the propensity to save. ठीक है, ये जो OS है ये हमें propensity to save दिखाती है। Slope of the line indicates कि APS और MPS इस लाइन पे बराबर है, तभी स्ट्रेट लाइन है। Similar, suppose OY1 is the initial level of full employment. मान लो OY1 एक initial level of full employment level का equilibrium है। ठीक है, here L1 is the investment। ये जो L1 है ये हमने क्या की, इन्वेस्टमेंट की। As investment is treated as autonomous of the level of income, it is a straight line। क्योंकि इन्होंने क्या फॉलो किया था, केन्स का मल्टीप्लायर, और केन्स के मल्टीप्लायर में कहते हैं कि कुछ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो होती इकोनॉमी में। तो इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस फैक्टर लिया कि इन्वेस्टमेंट तो होएगी। समझ गए बात। एट द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन S1Y1 इज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितनी इन्वेस्टमेंट की, ये S1Y1। इक्विलिब्रियम जो था वो कहाँ पे मिला, इक्विलिब्रियम जो है हमें अटेन हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट की फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे और इतनी सेविंग हो गई। समझ के बाद E1 रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इस इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे क्या असर पड़ा, ये जो ग्रीन लाइन है E1। समझ के बाद, तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई उससे क्या होगा, इट्स स्लोप इज द मार्जिनल आउटपुट कैपिटल रेशियो। इसकी जो E1, E2, E3 की स्लोप है ये हमें मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो या मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो या फिर परसेंटेज दिखाती है कि कितने परसेंट में जो है आउटपुट और कैपिटल की रेशियो बढ़ती है, मतलब मशीनों को बढ़ाने से आउटपुट कितने परसेंट बढ़ गई। आफ्टर इन्वेस्टिंग S1Y1, अगर S1Y1 को इन्वेस्ट किया जाता है, इनकम इंक्रीजेस टू द अमाउंट ऑफ Y1Y2। तो जब भी हम ये सेविंग को यूटिलाइज करते हैं, कौन सी सेविंग को, इस सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। पुराने डायग्राम की तरह ही सेम टू सेम। एट दिस लेवल इन्वेस्टमेंट इज इंडिकेटेड बाय L2। तो इस लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। समझ गए बात, पहले L1 थी, अब क्या होगी, L2 होगी इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल आउटपुट रेशियो भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, फिर इनकम और बढ़ जाएगी। जब इनकम और बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ जाएगी, ये सेविंग को फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। ठीक है, इफ इन्वेस्टमेंट रेजेस टू S2Y2, ये वाली बात, ये जो बीच में थी, ठीक है, S2Y2, income again enhanced by the amount of Y2, Y3 and so on. Steady state of full employment can be achieved if there is a continuous increase in investment। तो वो कहते थे लगातार इनकम भी बढ़ती रहेगी और इन्वेस्टमेंट भी लगातार L1, L2, L3, L4 बढ़ती रहेगी, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी लगातार बढ़ती रहेगी, तो इससे स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। अब आ जाता है मेन फीचर्स क्या है, हैरेड-डॉमर मॉडल के मेन खासियत क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैरेड-डॉमर मॉडल। Harrod-Doman models spell out the conditions for steady state growth for advanced economies already in the state of full employment। Basically इनका मॉडल फुल जो है उन इकोनॉमीज पे बेस्ड है जो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस। तो इन्वेस्टमेंट को मेन माना गया कि इन्वेस्टमेंट होगी तभी भाई स्टेडी स्टेट ग्रोथ को मेंटेन किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट का ड्यूल रोल है, on the one hand it raises production capacity, on the other hand it raises the income and demand। तो एक साइड सप्लाई साइड को भी असर करती है, डिमांड साइड को भी असर करती है। अकॉर्डिंग टू डॉमर, इफ ये वाली इक्वेशन मैंने बताई थी ना, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल्स टू सिग्मा, स्मॉल सिग्मा इनटू अल्फा, एंड अकॉर्डिंग टू हैरड, डेल्टा आई बाय स्मॉल एस बाय सी, द स्टेडी स्टेट ग्रोथ इज मेंटेन्ड। तो दोनों की जो सिचुएशंस है वो रिलेटेड है कि डॉमर के हिसाब से ये कंडीशन और हैरड के हिसाब से ये कंडीशन होगी तो ग्रोथ को मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द सिचुएशन ऑफ स्टेडी स्टेट ग्रोथ, द ट्रेड साइकिल्स इन द इकोनॉमी आर ऑलमोस्ट इनएविटेबल। तो इन्होंने दोनों ने कहा था कि भाई नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है और ट्रेड साइकिल आ जाती है और इकोनॉमी को ऊपर नीचे करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंस है ये आपने इसमें तो नहीं लिखना, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो लिखना है, कंपैरिजन भी इसमें नहीं लिखना,
अब इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो मॉडल का पार्ट है, ये डिस्कस कर लेते हैं, और जो बाकी जो टॉपिक है उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म ऑफ हेरेड मॉडल ऑफ ग्रोथ की जो क्रिटिसिज्म है उसको डिस्कस करेंगे। तो मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द हेरेड मॉडल आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर 1, नो फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो लेबर और कैपिटल है उसका कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता। दोनों मॉडल्स ने एज्यूम किया कि लेबर और कैपिटल का जो रेशियो है वो सेम रहेगी, assumption है, ठीक है। Harrod makes a very questionable assumption that labor and capital are combined in some fixed proportion with no substitution between them. मगर नियो क्लासिकल थ्योरीज कहती हैं कि लेबर और कैपिटल में सब्स्टिट्यूशन तो होता है, ठीक है ना। द critics point out that in the long run there are various possibilities of organizational as well as technical changes, and as a result of that production जो प्रोडक्शन है मे बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। भाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं जिसमें लेबर कैपिटल का आपस में सब्स्टिट्यूशन चलता रहता है, उसको इग्नोर कर दिया। दिस इज नॉट एसेंशियल दैट लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड इन सम फिक्स प्रोपोर्शन, कि उनका एक ही प्रोपोर्शन रहेगा। मतलब एक लेबर एक मशीन एग्जाम्पल के तौर पे, दो लेबर दो मशीन, तीन लेबर तीन मशीन, क्या पता चेंज हो जाए, समझ की बात। नो कांस्टेंट कैपिटल आउटपुट रेशो, इसने कहा था कैपिटल आउटपुट रेशो भी कांस्टेंट रहेगी। जैसे एक मशीन 10 यूनिट काम कर रही है, दो मशीन 20 यूनिट, तीन मशीन 30 यूनिट, समझ के बाद। It is not correct to assume that capital output ratio remains constant. In fact, capital output ratio is different for different industries. हर एक इंडस्ट्रीज के लिए अलग, हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग आ जाती है। लॉन्ग रन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तो कैपिटल आउटपुट रेशियो तो चेंज होगी ही होगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोपेंसिटी टू सेव इज नॉट कांस्टेंट। पूरी थ्योरीज, दोनों की दोनों थ्योरीज एज्यूम करती हैं कि एपीएस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल एस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और एपीएस कांस्टेंट है तो एमपीएस भी कांस्टेंट रहेगा, समझ की बात। हेरेडॉमर मॉडल एज्यूम्स, तभी तो वो कब बनाते हैं ना सेविंग वाली, एज्यूम्स दैट प्रोपेंसिटी टू सेव एज कांस्टेंट सो दैट पीपल कंज्यूम ओनली अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम, कि वो अपनी तनख्वाह का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन खाते हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन सेव करते हैं। Also, as a consequence of this assumption, APS and MPS would remain equal. उल्टा बोल गया, एपीसी और जो एमपीसी हैं वो भी इक्वल रहेंगी और एपीएस और एमपीएस भी इक्वल रहेंगी इस assumption की वजह से। However, there are perceptible changes in the tastes, habits and living standards of the people in the long run. It is unlikely that the propensity to save remains constant. अगर propensity to save constant रहेगी तो consume भी तो constant रहेगी ना, तो ये assumption थोड़ी सी unrealistic है कि ये तो नहीं हो पाता। Price level is not constant. Assumption है कि price को constant रखा गया है, मगर prices constant नहीं रहते। The assumption that price level remains constant is far remote from the reality. As a consequence of this assumption, only real factors are believed to play their role in the context of economic growth. The significance of monetary factors has been ignored. The significance of monetary factors are ignored. मतलब प्राइस लेवल को कांस्टेंट ले लिया तो प्राइस लेवल तो रियल फैक्टर्स में आती है ना, मतलब रियल फैक्टर्स में नहीं आती, वो तो मॉनेटरी फैक्टर्स में आती है ना। तो मॉनेटरी फैक्टर का तो मॉडल पे कोई रोल ही नहीं डिस्कस किया गया, प्राइस को कांस्टेंट मान लिया, ये तो हद होगी। प्राइसेस आपको पता है कांस्टेंट नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मोर इंपॉर्टेंस टू इंस्टेबिलिटी। उन्होंने कहा भाई स्टेबिलिटी का ये कंडीशन है और ये नाइफ एज है, एक पॉइंट पे होगी फिर फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगी। हेरेडॉमर मॉडल्स अटैच टू मच इंपॉर्टेंस टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इंस्टेबिलिटीज इन द सिस्टम। काफी ज्यादा वो कहते थे नाइफ एज इक्विलिब्रियम में फिर से अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। दिस इज बिकॉज दीज मॉडल्स एज्यूम्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन फंक्शन। ये एज्यूम करते कि प्रोडक्शन फंक्शन इन आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशियो वगैरह कांस्टेंट रहेंगी। Solow and Mrs. John Robinson are of the opinion that production does not occur only with fixed proportions. There is every possibility of factor substitution. Accordingly, instability may reduce. इनके हिसाब से चले, हेरेडॉमर के हिसाब से, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि फैक्टर आपस में सब्स्टिट्यूट कर सकें लेबर कैपिटल। तो मगर जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन एंड सोलो है वो कहते हैं कि आपस में जो फैक्टर्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मगर हेरेडॉमर के मॉडल में, ये दोनों के मॉडल में इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, नेचुरल ग्रोथ रेट इज नॉट प्रैक्टिकल। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती थी कि इकोनॉमी अपने मैक्सिमम लेवल पे सारे रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करेगी। हैरेड फॉर्मुलेट्स द concept of natural growth rate as the maximum possible growth rate that a system can attain. But
दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। प्रोफेसर येगर कहते थे कि इज ऑफ द व्यू दैट इवन व्हेन लेबर सप्लाई एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड, लेवल ऑफ प्रोडक्शन मे बी रेज्ड बाय वे ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस। भाई अगर तुम सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर भी रहे हो तो भी टेक्नोलॉजी को बढ़ा के आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। मतलब अभी भी स्कोप है कि आउटपुट और ज्यादा बढ़ सकती है। प्रोडक्टिविटी of labor and capital may be raised through organizational and technical changes। तो organizational changes या technical changes को लाके जो आउटपुट है उसको फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है, जो कि इन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखो, ठीक है, कांस्टेंट माना था। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोर्स द रोल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों के दोनों मॉडल्स जो है गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर कर देते हैं, और आपको पता है आजकल के टाइम पे गवर्नमेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। इवन कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक इंग्लैंड और यूएसए वो गवर्नमेंट के रोल को इग्नोर नहीं करती। हेरेडोमर मॉडल्स ignore the significance of government in the context of growth process. These models attach no importance to fiscal policy। गवर्नमेंट को इग्नोर करना मतलब सरकार की जो फिजिकल पॉलिसी है, सरकार के जो टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं, पब्लिक डेट है, इसको इग्नोर करना। The fact, however, is that in most nations of the world, particularly in underdeveloped countries, government has to play a crucial role as an agent of growth। अंडर डेवलप कंट्रीज में तो गवर्नमेंट का रोल ही बहुत बड़ा है। इवन मॉडर्न एज में भी है। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ प्लानिंग। एनी मॉडल सीकिंग द ग्रोथ विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मे नॉट प्रूव टू बी मच यूजफुल। तो कोई भी मॉडल बनाना जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल ही ना हो तो वो तो काफी इम्प्रैक्टिकल टाइप हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इट इग्नोर्स द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात ही नहीं हुई। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो इग्नोर्ड in the formulation of Harrod-Dommer model of growth। These models are based on the assumption of closed economy, जहाँ पे export import नहीं होता। In almost all countries of the world, foreign trade plays a noticeable role in the context of growth and development। तो किसी भी कंट्री ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बगैर बात नहीं बन सकती। इट इज नॉट प्रॉपर टू इग्नोर फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोर्स द रोल ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। Non-economic parameters या factors of growth are completely ignored by Harrod and Dommer। Indeed, social factors, political, institutional parameters are of crucial value in the context of growth program of any country। किसी भी कंट्री के ग्रोथ प्रोग्राम को देखना है तो वहाँ के सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट is not constant। पूरी थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट माना गया है। Harrod-Dommer assumes that the rate of interest या interest rate remains constant is not correct। The model ignores the possibility of growth through monetary policies। तो जो ग्रोथ है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उसको तो इग्नोर कर दिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कांस्टेंट मान रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके इन्वेस्टमेंट को जो एनकरेज किया जाना था ऐसी पॉलिसीज का तो खात्मा ही कर दिया इन्होंने। In fact, changes in the rate of interest are observed to have notable effect on saving and investment। रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से आपको पता है सेविंग इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ता है। सो इट इज नॉट गुड टू इग्नोर द मॉनेटरी पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ। तो इन ग्राउंड्स पे हम मॉनेटरी फैक्टर्स लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब कंक्लूजन करते हैं। डिस्पाइट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ Harrod-Dommer मॉडल, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक वेरिएबल्स, phenomenon of accelerator, induced investment, which are of the immense importance in the real world economy। इनकी जितनी मर्जी बुराइयां कर दो फिर भी इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स बताए हैं जो ग्रोथ प्रोसेस को लगातार आगे धकेलते हैं, जैसे कि एक्सेलेरेटर और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। These models tells how the economy should grow if it is to maintain full employment। ये मॉडल्स बताते हैं कि अगर ये फलां वेरिएबल्स को ऐसे ऐसे रखोगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन किया जा सकता है। So it can be concluded that Harrod-Dommer models of economic growth, though mainly applicable to developed economies, can also be applied to solve the developmental problems of underdeveloped countries with minor modifications। इन मॉडल को हल्का फुल्का मॉडिफाई करके जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फॉलो कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत लंबी होगी और बोल बोल के मेरे गले का भी बैंड बज गया है, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो सिमिलैरिटीज बिटवीन जो दोनों मॉडल्स हैं कंपैरिजन भी कर दूंगा और इंपॉर्टेंस भी दे दूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।